डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किस प्रकार अपनी पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जब एक कंपनी बड़े पैमाने पे व्यापार करती है तो उसको बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और वित्त की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो अपने प्रतिभूतियों का क्रय करने के लिए जनता को एक निमंत्रण देती है। जो सूचना दी जाती है, सार्वजनिक रूप से सूचना दी जाती है, एक तरीके का यह सार्वजनिक प्रस्ताव होता है और सार्वजनिक प्रस्ताव कोई भी सार्वजनिक कंपनी ही जारी करती है जब उसे बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। जो वो सार्वजनिक प्रस्ताव जारी करके धन मांगती है, अपनी प्रतिभूतियों को देती है, वो कहलाता आपका प्रविवरण। मैं आपको प्रॉस्पेक्टस प्रविवरण के बारे में जानकारी दूंगा। प्रविवरण सार्वजनिक कंपनियों द्वारा ही जारी किया जाता है। इसे निजी कंपनी प्रविवरण कभी भी जारी नहीं कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी को जब धन की आवश्यकता होती है तो वो अपनी प्रतिभूतियों के विक्रय के लिए एक प्रकार का एक जनता को निमंत्रण देती है। ये एक सूचना, एक परिपत्र होता है जिसमें कंपनी की सार्वजनिक कंपनी द्वारा जनता को जारी किया जाता है। इसमें तिथि अंकित होती है, वही प्रविवरण की तिथि मानी जाती है। कोई भी जनता का व्यक्ति इस प्रविवरण को पढ़ करके, समझ करके, सुन करके किसी भी कंपनी के अंश को क्रय करने के लिए आवेदन कर सकता है। अब रहा सवाल है कि प्रविवरण कौन जारी कर सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रविवरण सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही जारी किया जाता है। ये कंपनी की ओर से कोई भी अधिकृत व्यक्ति जिसका कंपनी के निर्माण में हित है वो उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रविवरण का निर्गमन कब आवश्यक नहीं होता है? जब कंपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति वो स्वयं अपने साधनों से कर लेती है तो हम कह सकते हैं कि उसे प्रविवरण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रविवरण जारी किया जाता है, उसमें उसकी विषय वस्तु क्या होती है, इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रविवरण के ऊपर सबसे पहले तिथि अंकित होती है, वही प्रविवरण की प्रकाशन की तिथि मानी जाती है। इसके ऊपर हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। इसके ऊपर उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे जिनका प्रविवरण में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी सूचनाएं होती है जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी की पूंजी, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता, कंपनी सचिव, इसके अंकेक्षक, इसके अधिकारी, परामर्शदाता, बैंक, प्रन्यासी, अभिकोपक इत्यादियों के बारे में इसके अंतर्गत सारी सूचना होती है। निर्गम के खुलने और बंद होने की तिथि का भी इसके अंतर्गत सूचना आपके दी जाती है। इसी के अंतर्गत इसके अभिगोपन का विवरण, संचालकों, अंकेक्षकों, निर्गम बैंकों, विशेषज्ञों इत्यादि के बारे में भी सारी सूचनाएं आपके दी जाती हैं। अब आता है कि प्रविवरण के निर्गमन तभी किया जा सकता है जब इसका पंजीयन कर लिया गया हो। इसका पंजीयन करवाना आवश्यक होता है, उसके ऊपर तिथि अंकित होती है और इसके ऊपर संचालकों के हस्ताक्षर होते हैं और सेबी से जांच की जाती है और फिर रजिस्ट्रार द्वारा इसका पंजीयन कर लिया जाता है और फिर प्रविवरण जारी किया जाता है। एक बार प्रविवरण जारी कर दिया जाता है तो उसमें जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं वो सभी उसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। इसलिए किसी भी कंपनी को प्रविवरण जारी करते समय अपने बारे में, अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में, अपने समस्त सूचनाओं के बारे में बिल्कुल सही सही जानकारी दी जानी चाहिए। यदि प्रविवरण में किसी प्रकार का कोई मिथ्या वर्णन अथवा असत्य बात पाई जाती है तो इसके लिए कंपनी की ओर से जिन्होंने प्रविवरण जारी किया है उनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब आता है कि यदि मान लीजिए किसी कंपनी के प्रविवरण में कोई गलती रही है तो इसके दो पर प्रभाव हो सकते हैं। कंपनी के विरुद्ध अधिकार मिल सकते हैं जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, और दूसरा संचालकों और प्रवर्तकों और विशेषज्ञों के विरुद्ध। कंपनी के विरुद्ध यदि मान लीजिए कोई किसी कंपनी के प्रविवरण में कपट पाया जाता है, मिथ्या वर्णन पाया जाता है, असत्य कथन पाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति कंपनी के साथ किए गए अनुबंध को निरस्त कर सकता है। इसके वजह से उसे जो भी नुकसान हुआ उसकी वो क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। इसी प्रकार से यदि मिथ्या वर्णन के लिए प्रविवरण में जिनका नाम है और वो इसके लिए उत्तरदायी माने जाते हैं तो
तो उनके विरुद्ध भी पीड़ित व्यक्ति को दीवानी और दंडनीय दायित्व के लिए उनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक कंपनी प्रविरण के माध्यम से अपनी पूंजी का एकत्रीकरण करती है। थैंक यू।